अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमाइला नवाज़। नाज़रीन, मुल्क की जो हालात हैं वो तो अपनी जगह सियासी सूरत हाल, लेकिन जो इस वक्त इस्लामाबाद की सूरत हाल है वो ख़ासी गंभीर है, क्योंकि जमात इस्लामी ने कल ये कहा था कि 26 जुलाई को वो एहतजाज करेगी। जुमे का दिन उन्होंने मुख्तस किया था और आज से हुकूमत ने कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है इस्लामाबाद में और किसी भी किस्म के जलसे जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जबकि इतलात मौसूल हो रही हैं कि जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज भी कर दिया गया है और पूरे इस्लामाबाद को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है। दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज हो चुका है। 39 अरकान कौमी असम्बली को PTI का मेंबर तस्लीम कर लिया गया है, जबकि 41 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया गया है। बानी PTI ने पैगाम दे दिया है। उन्होंने कहा कि कौम नए इलेक्शन की तैयारी करे। हुकूमत ये चाहती है कि फौज और PTI जो है वो आमने सामने आ जाए। ये कहना था बानी PTI का। क्या मुल्की सियासी हालात नए इलेक्शन के मुतहम्मिल हो सके हैं, इस पर ज़रूर बात करेंगे। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे। शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि हुकूमत खुद चाहती है कि आवाम सड़कों पर आए, हुकूमत खुद जिम्मेदार है इस तमाम तर सिचुएशन का। ये कहना था साबिक वज़ीर शेख रशीद का। और आलमी सतह पर पाकिस्तान से मुतल्लिक दो बड़े अहम वाक़यात हुए हैं। जर्मनी में पाकिस्तान का परचम उतारा गया है और अफगानिस्तान से ताल्लुक़ रखते थे वो लोग जिन्होंने ये हरकत की, जिस पर पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ भी दिया और अफगानिस्तान से बात भी करने के लिए की और सख्त कार्रवाई का भी मुतालबा किया। जबकि मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर पुलिस गर्दी की गई और 2 पाकिस्तानी नौजवानों को उनकी वालदा के सामने शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया गया। और जब वो वीडियो वायरल हुई है तो तकरीबन हर आंख अश्कबार हो गई, क्योंकि वो वालदा बूढ़ी ज़ईफ़ वालदा थी। वो बेबसी से अपने बच्चों की मदद करने के लिए वहाँ पर मौजूद थी कि वो कैसे वो मदद करें। उनकी बेबसी जो थी उसने हर शख्स को रुला दिया। PTI और जमात इस्लामी के एहतजाज से क्या मकासद पूरे हो सकेंगे? अपोजिशन कहती है कि बिजली के बिल हुकूमत की कश्ती को डबोने के लिए ही काफ़ी हैं, इतना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल महंगाई ने आवाम को बेबस कर दिया है और एक और बिजली बम गिराने की भी तैयारियां जारी हैं और आने वाला वक्त तो पता नहीं कैसा होगा। दूसरी तरफ बजट में दालों और चावल पर जो विद होल्डिंग टैक्स का निफाज किया गया है उस पर कराची होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन ने 5 दिन की डेडलाइन दे दी है, जबकि बिजली के बिलों के जो इजाफी बिल हैं उनके खिलाफ ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन ने 3 घंटे रोजाना की बुनियाद पर मार्केटें बंद करने का ऐलान कर दिया है। सूरत हाल इंतहाई गंभीर होती चली जा रही है और हुकूमत जो है वो सब अच्छा है का राग अलाप रही है। कल भी हमने इस पर बात की थी। मेरे साथ जो मेरे गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवा दूं। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। और अजीम अनवर साहब जमात इस्लामी से उनका ताल्लुक़ है, वो भी हमें जल्द ही ज्वाइन कर लेंगे। जबकि मौला बख्श सुमरो साहब PTI से उनका ताल्लुक़ है, ऑन कॉल हमारे साथ मौजूद होंगे। बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी, अभी जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है इस्लामाबाद में, जमात इस्लामी ने 26 जुलाई का दिन दिया था एहतजाज के लिए। क्यों हुकूमत क्यों इतनी खौफजदा क्यों है किसी एहतजाज से या जलसे जुलूस से? मतलब पुरअमन एहतजाज या जलसा हर सियासी जमात का हक होता है और जमहूरियत का हुस्न है, तो क्यों हुकूमत क्यों इतनी पाबंदियाँ लगा रही है? दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। देखें, हुकूमत वैसे भी कई हवालों से खौफजदा है और बहुत ज़्यादा बैकफुट पर गई हुई है हुकूमत, क्योंकि जमात इस्लामी अगर देखा जाए तो एक डेमोक्रेटिक जमात है और पुरानी जमात है, उसको पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। कोई ऐसी जमात नहीं कि कालादम तंजीम हो कि जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते। वो हर चीज़ समझती है, डिप्लोमेसी क्या चीज़ है, पॉलिटिक्स क्या चीज़ है, कानून क्या है, वो हर चीज़ समझती है और वो उन चीज़ों के एक्सपर्ट हैं। ऐसी बात नहीं है, मतलब मैं कोई उनकी हिमायत नहीं कर रहा। हुकूमत इसलिए इतनी बुखलाई हुई है कि उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर इस वक्त आवाम का, अपोजिशन का, और ये जितने भी हुकूमत के जितनी भी ये चीज़ें चल रही हैं ये अमूमन हुकूमत के चौथे साल में होती हैं आमतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में किसी भी हुकूमत के। अच्छा। सबसे पहले वो अपोजिशन की जमातों से टकराव में आती हैं, फिर वो जो न्यूट्रल टाइप की अपोजिशन जमातें जैसे जमात इस्लामी, एक तो डायरेक्ट PTI डायरेक्ट अपोजिशन की जमात हो गई, एक न्यूट्रल टाइप की जमात इस्लामी, उस तरह की अपोजिशन नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर वो मीडिया जब उसको कवर करता है तो वो मीडिया से टकराव
टकराव में आते हैं, ये ऑलरेडी आ चुके हैं। उसके बाद फिर मरहला आता है जुडिशली से, फिर अदालतों से टकराव में, वो भी ये आ चुके हैं। अब आखिरी मरहला रहता है कि फौज से टकराव में आना। हुकूमतों का ये हमारी हिस्ट्री रही है बदकिस्मती से। उसके बाद फिर वो हुकूमतें खत्म होने का सबब बनता है आमतौर पर पाकिस्तान में ऐसे ही। तो अभी ऐसा लग रहा है कि पहला साल नहीं है, ये हुकूमत का चौथा साल चल रहा है। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत शायद बहुत ज्यादा जल्दबाजी में फैसले कर रही है, जिसकी वजह से उसको नुकसान हो रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं, हकीकत इसमें कितनी है कि शहबाज शरीफ साहब जानबूझकर भी ऐसा करना चाह रहे हैं। ये तो बानी पीटीआई ने भी आज मैसेज दे दिया ना, वो तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत चाहती है कि पीटीआई और जो वो फौज है वो आमने सामने आ जाए। शेख रशीद ने भी ये कह दिया, नहीं उन्होंने कहा कि हुकूमत खुद चाहती है कि इंतशार हो। उसकी वजह यह है कि देखें, इस वक्त पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे ये हुकूमत सिर्फ और सिर्फ खड़ी हुई है, पीपल्स पार्टी की बैसाखियों पे। इसके अलावा अगर वो थोड़ा सा हाथ खींच लेते तो और कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये हुकूमत चल सके बजाय। पार्लियामेंट के अंदर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, जबकि वो भी विकेट की दोनों तरफ खेल रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले भी। उनके पीटीआई से भी चल रहे मामलात और काफी आगे तक चले गए थे। और एक बात मेरी रिकॉर्ड पर रख लें कि कभी भी पाबंदी पर मैं पीटीआई की फेवर, पाबंदी के हवाले से कभी भी पीपल्स पार्टी नहीं जाएगी, हुकूमत का साथ नहीं देगी, नहीं कभी भी किसी भी सूरत में नहीं देगी। अच्छा, वो ऐसे कोई भी फैसला, क्योंकि गैर जमहूरी फैसला ये हिस्ट्री का हिस्सा बन जाता है। पॉपुलर जो जमातें होती हैं उनको पे पाबंदी लगाने से कुछ भी नहीं होता। जो आज की एएनपी है, ये नेप होती थी, इस पे भुट्टो साहब जैसे पॉपुलर लीडर ने पाबंदी लगाई थी, इसको बैन किया था। आज आप देख लें एएनपी बन गई। पीपल्स पार्टी को खुद मुशर्रफ साहब ने बैन किया था, तो वो पीपीपी 4P बन गए, वो पार्लियामेंटेरियन बन गई। जैसे हमने देखा कि इंतखाबात में जो निशान छीना गया, तो वो जो लोगों को निशान दिए गए और जिस तरह सब्जी और जो चीजें दी गई, तो वो ज्यादा पॉपुलर हो गए, उन पर वो ज्यादा। हाँ, तो मिसाल के तौर पर इमरान खान कहे कि तहरीक इंसाफ नहीं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को वोट देना है अपने, तो लोग उनके पीछे चले जाएंगे। बात होती है शख्सियत की, कयादत की, लीडरशिप की। अच्छा, बात पार्टियों के नाम से कुछ नहीं होती। नाम तो देखा जाए तो पीपल्स पार्टी भी बहुत बड़ा नाम है, मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की बानी जमात है, अगर देखा जाए तो नाम से क्या फर्क पड़ता है। तहरीक इस्तकलाल एक जमाने में बहुत बड़ी जमात होती थी, जमात इस्लामी बहुत बड़ी जमात JUP होती थी, आज उनका वो चीज नहीं रही। ठीक है, आज जो नई पार्टियां उभर रही है अपनी कयादत की वजह से और अपनी जो उनकी पॉलिसीज है उस वजह से वो मकबूल हो रही हैं। अवामी मसाइल पे जो बात कर रहे हैं या जो अवामी तकलीफ को समझ पा रहे हैं, तो वो अवाम जो है वो उसको अप्रिशिएट करती है और उसके पीछे जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि MQM अब जैसे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने कहा कि यूथ के लिए हम बड़े प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, यूथ को हम साथ लेके चल रहे हैं, कराची के हम स्टेक होल्डर हैं, हम कराची के मसाइल हल करेंगे। फारूक सत्तार के बड़े बयानात सामने आए। तो आप समझते हैं कि कुछ यहाँ पे ये सिचुएशन होगी कि ये अवामी मसाइल के हल के लिए कुछ कर सकेंगे? नहीं, बिल्कुल भी मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं कर सकेंगे। MQM के खुद अंदर काफी इंतशार और काफी इख्तलाफात हैं। जो भी लंदन कोर्ट के फैसले आए उसके बाद से खास तौर पर काफी उनके इंटरनल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं। मैं नहीं समझता कि वो करेंगे। यही वजूहत हैं कि उनको इतनी सारी सीटें मिलने के बावजूद उनको कोई अहमियत इस्लामाबाद में भी नहीं दे रहा है, और सिंध सतह पर यानी कि कराची में सिंध असेंबली में भी उनको अहमियत पीपल्स पार्टी भी नहीं दे रही, इस्लामाबाद में नून लीग भी नहीं दे रही। भले हुकूमत नून लीग की इतनी कमजोर पोजीशन पे, तब भी आप देखें ना कि इतनी सीटें होने के बावजूद कोई मिनिस्ट्रियां नहीं दे रही, कोई अहमियत नहीं दे रही। तो उसकी वजूहत यही है। तो वो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ वो केस वाली बात को खत्म करने वाला, इससे आगे कुछ नहीं है। वो कुछ नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आवाम में वो मकबूलियत नहीं हासिल कर सकेंगे जैसे पहले एक वक्त था कि थी? नहीं, वो कभी भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा, आने वाले वक्तों में क्या कराची का मुस्तकबिल कैसे देख रहे हो? कराची में असल में अभी तजर्बे किए जा रहे हैं और कुछ जैसे इशरतुल इबाद साहब की बात जो की जा रही है, मेरी इत्तलात के मुताबिक इशरतुल इबाद साहब 2 मरतबा पाकिस्तान आए भी हैं इस दौरान, लेकिन कराची नहीं आए, वो इस्लामाबाद से होकर चले गए। अच्छा। और उनके मामला बने नहीं। इस्लामाबाद से थोड़ी सी दूर वो पिंडी विंडी भी सैर करने जाना चाहते थे, लेकिन जा नहीं सके, उनको शायद किसी ने मदू नहीं किया, तो फिर वो वापस दुबई चले गए। तो इस तरह के अभी तजर्बे किए जा रहे हैं। 76 सालों से तजर्बात हो रहे हैं, अभी तक कुछ सामने कोई डायरेक्शन नहीं
ली गई कि हाँ ये हमारी डायरेक्शन है, ख्वाब वो कराची के हवाले से क्यों ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कराची के हवाले से तो स्पेशली अभी इतने 3-4 तजर्बात होने बाकी हैं। अच्छा, क्या नाम कोई पेशगोई कर दें हमारे प्रोग्राम में कि क्या नाम? एक तो मैं कह रहा हूँ ना, इशरतुल इबाद को मुतारफ कराया जाएगा नेशनल लेवल की पार्टी के तौर पर। ये बेसिकली पीपल्स पार्टी की हो सकता है बी टीम हो, लेकिन पीपल्स पार्टी ज्वाइन ये कभी भी नहीं करेंगे। उसकी वजह ये कि जो जरदारी साहब हैं उनको जो कराची का वोटर है या उर्दू बोलने वाले लोग हैं वो पसंद नहीं करते, तो ये अलग अपनी शनाख्त के तौर पर आने की कोशिश करेंगे। जिस तरह पीएसपी आई थी एक नेशनल काज लेकर और इस टाइप से, उससे तकरीबन मिलता जुलता, उसमें बहुत सारे लोग शामिल तो इस तरह तो उन्हें सबक सीखना चाहिए कि पीएसपी का क्या हशर हुआ, तो उन्हें तो सबक सीखना चाहिए। सबक सीख रहे होते तो फिर आज हम इन इश्यूज पर आटे की लाइनों में लगे हुए होते। और आज बहुत बड़ी बात कह दी आपने, बिल्कुल सबक अगर सीख रहे होते तो आज ये सूरत हाल ही नहीं होती। अपनी गलतियों से बिल्कुल सबक सीखना चाहिए हर किसी को, सिर्फ सियासी जमातों या सियासतदानों को नहीं। अगर आम आवाम भी सबक सीखे तो बहुत बड़ी बात है। आम आवाम में करप्शन का मेयार अब बहुत ज्यादा हो गया है। अब मतलब सिर्फ पहले लोग कहते थे कि हुकूमती इदारे या जो ओहदेदारान हैं, सियासतदान हैं, उनमें करप्शन है, लेकिन अब एक आम दूध बेचने वाला जब तक पानी नहीं मिला लेता वो उसकी तसल्ली नहीं होती। असल में हमारा माशरा खुद करप्ट हो गया है और हम करप्शन हमारे रग रग में बस गई है। जब हम खुद कर रहे होते हैं तो उसको जस्टिफाई करते हैं, अपना राइट समझते हैं, लेकिन जब कोई और कर रहा होता है तो हमें उस पे उंगली उठाते हैं। हमें कानून, आइन, अखलाकियात और इस्लाम और हजरत उमर का दौर और सारी चीजें, हजरत अली का दौर और सब चीजें याद आ जाती हैं। लेकिन जब हम खुद कर रहे होते हैं उसको सीजन समझें, अपना प्रॉफिट समझें, अपना हक समझें, मेहनत समझें, वो कर लेते हैं उसको जायज समझ के। बड़ी सच्ची बातें कर रहे हैं जुल्फिकार अली बब्बर साहब, आज तो बहुत ज्यादा फॉर्म में। वो कह रहे हैं कि बस आज सारा सच उगल के ही जाना है। अच्छा ये बताइएगा, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो रहा है इलेक्शन कमीशन की जानिब से, 39 अरकान कौमी असम्बली को पीटीआई मेंबर तस्लीम कर लिया गया। अब 41 का आज़ाद अरकान जो थे उनका मामला भी है पाइपलाइन में। ये कहाँ जाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अगर उसूली तौर पे देखा जाए तो ये भी पीटीआई का हिस्सा है। अगर उसूली तौर पे ये एक सुप्रीम कोर्ट का बेहतर फैसला आया कि पीटीआई के हक में उन्होंने दिया, ठीक है ना। ये कोई उन्होंने एहसान नहीं किया, क्योंकि अगर आप स्टार्ट ही गलत ले लेते, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दे देते या बाकी जमातों में आप तकसीम कर देते, तो ये हमेशा के लिए रवायत गलत बन जाती। फिर ये ऐसा इबाम पैदा हो जाता कि जिसको पूरा करना बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये उन्होंने एक चीज कम से कम, जो इलेक्शन कमीशन का फैसला गलत था या हाई कोर्ट का फैसला गलत था, कम से कम उसको कुछ हद तक बेहतर कर दिया। तो आगे अब कम से कम शायद बेहतरी आ सके इन फ्यूचर। अच्छा ठीक है, मौला बख्श सुमरो साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मौला बख्श सुमरो साहब। जी वालेकुम सलाम। मौला बख्श सुमरो साहब, पीटीआई से आपका ताल्लुक है, पीटीआई का मौक़िफ़ जानने की कोशिश कर रहे हैं हम कि 41 आज़ाद अरकान कौमी असम्बली के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है, मामला कहाँ जाता देख रहे हैं आप? देखिए, हमारी तो पहले दिन से यही उम्मीद है जो हमारा हक है वो हमें मिले। पहले पार्टी बैन कर दी, सिंबल छीन लिया, जो आजाद लोग खड़े हो गए उनके लिए भी ऊपर एफआईआर काटना शुरू कर दिए। हर किस्म का जो पॉसिबल हरकंडा हो सकता है लोगों ने इस्तेमाल किया कि पीटीआई के पार्टी के जो मेंबर हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं वो किसी तरह असेंबली तक ना पहुंचे। ये तो अल्लाह की तरफ से करनी हो गई कि हमारे तकरीबन 100 के लगभग लोग जो किसी भी तरह करके पहुंच गए। हालांकि सीटें हमारी बहुत ज्यादा बनती, 180 के करीब हमारी सीटें बनती थी। अब ये कि क्योंकि हमें औरतों की रिजर्व सीट वापस मिल रही है, इस पे इन लोगों ने फिर से जो वो एक इशू खड़ा कर दिया, जिसकी वजह से फिर हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ गए हैं। अच्छा, तो हमें तो यही उम्मीद है कि इंशाल्लाह इंसाफ मिलेगा हमें। नहीं तो इस मामले को कैसे हैंडल करेंगे? आपका जो चेयरमैन है वही मौजूद नहीं है, कैसे आप कंफर्म करेंगे अपने मेंबरान को? देखिए, चेयरमैन साहब ने तो पहले ही सारे लोगों को रुजू कर दिया था। जो हमारी लिस्टें हैं वो तो सारी हमारी तैयार है, सबमिट हो चुकी हुई है। अब मसला ये क्या गया, क्योंकि ये दिन करीब आ गए तो उन लोगों ने रऊफ हसन साहब को अरेस्ट कर दिया, हमारे पार्टी के दफ्तर को बंद कर दिया, दफ्तर में मौजूद जितने लोग थे उनको हिरासत कर दिया, यहाँ तक कि खवातीन जो उनको भी थाने में बंद कर दिया। चेयरमैन साहब को खुद उन लोगों ने अरेस्ट करने की कोशिश की, वो बच गए इनके हाथों से। नहीं, वाबस्तगी कौन कंफर्म करेगा? बैरिस्टर गौहर अली इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में पार्टी के चेयरमैन नहीं है, वो तो खुद आजाद उम्मीदवार है और वो पार्टी के ही चेयरमैन है। हमारी पीटीआई तो बहाल कर दी ना सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, पीटीआई तो बहाल हो गई, उन्होंने तो खुद कह दिया कि पीटीआई वाज एन पॉलिटिकल पार्टी। अच्छा, तो फिर आप वो कंफर्म कर दें।
हम कर देंगे इंशाल्लाह। जो 41 आजाद अरकान हैं जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया इलेक्शन कमीशन ने, आप उन्हें कंफर्मेशन दे दीजिए कि वो हमारे मेंबर है, तो वो मामला फौरन सॉल्व हो जाएगा। मेरा ख्याल है कल तक हमारा मामला हो जाएगा वाज़ेह, बिल्कुल। अच्छा, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, बिल्कुल आपसे बात करेंगे। अजीम अनवर साहब जमात इस्लामी से इनका ताल्लुक है, इन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, इनसे भी बात कर लेते हैं और जो इस्लामाबाद में इस वक्त सिचुएशन है उसकी ताज़ा तरीन क्या उनके पास अपडेट्स है वो ज़रूर जान लेते हैं, क्योंकि मुल्क की जो हमारा दारुल हुकूमत है मुल्क का, वहाँ पर इस तरह की सिचुएशन होना खासा मामले को गंभीर कर रही है। अस्सलाम वालेकुम अजीम अनवर। जी वालेकुम सलाम। अजीम अनवर साहब, इस वक्त इस्लामाबाद में आपके लिए खासे हालात जो हैं वो कशीदा करने की कोशिश की जा रही है, तो हुकूमत क्यों खौफजदा क्यों है? अच्छा देखिए, जो दफ़ा 144 का नफाज है, तो ये समझने की बात है कि ये जब तहरीक पाकिस्तान चल रही थी तो उस वक्त अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी, तो ये वहाँ की जो है वो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ तरीक़ेकार है कि किस तरह से एक तहरीक को कुचलने के लिए वो 144 नाफिज करके और उस कानून की आड़ में जो है वो फिर लोगों को जो उनका आईनी हक़ है, देखें पुरअमन एहतजाज करना आईनी हक़ है हमारा, और जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं वो किसी से ढके छुपे तो नहीं हैं, तो इस हवाले से जमात इस्लामी का ये आईनी हक़ है। और जमात इस्लामी ने जितने भी एहतजाज और मुजाहरे किए हैं, तारीख गवाह इस हवाले से कि पुरअमन होते हैं, हम कोई इस तरह की ना इमलाक को नुकसान पहुँचाते हैं, और हमारे जितने भी लोग हैं, अफराद हैं, वो पूरी तरीके से इस बात को इंश्योर करते हैं कि वो एक पुरअमन एहतजाज हो। तो ये हम समझते हैं कि हमारा आईनी और जमहूरी हक़ है। अंग्रेज़ों ने क्या दफ़ा 144 का नफाज करके क्या तहरीक पाकिस्तान को रोक दिया? तो वो आपके सामने तहरीक कभी नहीं है। पाकिस्तान तो कभी नहीं रुकी ना, वो तो जब उन्होंने बाग में हजारों लोगों को कत्ल कर दिया, फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा कर दिया कितने लोगों को, तो तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि ये इस तरह की टैक्टिक्स इस्तेमाल करके जमात इस्लामी का रास्ता नहीं रोक सकते, क्योंकि जमात इस्लामी ना बिकने वाली जमात है और न जमात इस्लामी कॉम्प्रोमाइज करने वाली जमात है। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, माशी सूरत हाल है, यदि आप देखें ना कि इस मुल्क के अंदर जो 3.7 ट्रिलियन यानी 370 अरब रुपए जो है आप सिर्फ टैक्स ले रहे हैं उनसे, जो बेचारा नौकरी पेशा तबका है। अच्छा, आप इनडायरेक्ट टैक्स की मद में उसको अलग जो है उसका इस्तेहसाल कर रहे हैं। तो इन सूरत हाल में बिजली का बिल कहां से कहां पहुंच गया, जिसकी आमदनी 40,000 है उसका बिल बिजली का 40,000 है। बिल्कुल ठीक है आपने, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त करंट जो सिचुएशन है इस्लामाबाद में, आपके पास क्या इतलात है? क्योंकि हमारे पास ये इतलात आ रही थी कि जमात इस्लामी के कारकुनान के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है, कंटेनर लगा के रास्ते तमाम ब्लॉक कर दिए। हमारे जो आपका आइंदा का लायामल क्या होगा, अभी करंट सिचुएशन जरूर देखिए, हमारे जो जितने भी मुल्क में खासतौर पर पंजाब में जितने सियासी दफातर थे, इस्लामाबाद में जो सियासी दफातर थे, उन पर बाकायदा रेड्स हुई हैं, कारकुनान को एक बड़ी तादाद में गिरफ्तार किया गया है। और लेकिन ये कि हमारे पास प्लान बी भी मौजूद है, और जो हाफिज नईमुर रहमान साहब जो इस तहरीक की क़यादत कर रहे हैं, उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप इन औचे हथकंडों से, हमारा इन घटिया तरीकों से हमारा आईनी और जमहूरी हक हमसे नहीं छीन सकते, कुछ भी हो जाए इंशाअल्लाह। अगर ये हमें इस्लामाबाद जाने से रोकेंगे, हम पूरे मुल्क में जो है वो इस एहतजाज का दायरा वसी करेंगे और पूरा मुल्क जो है वो एहतजाज पर सड़कों पर निकल आएगा। आप देखेंगे पूरा मुल्क हम इंशाअल्लाह जो है इसके लिए हमें कुर्बानी देनी होगी, बंद करेंगे जब तक हमारा मुतालबा है कि जो बिजली की जो निर्खें, जो टैरिफ जो इंक्रीज किया है और मजीद इजाफे का कह रहे हैं कि मजीद इजाफा हो सकता है इसके अंदर, तो हम किसी तौर पर कबूल नहीं कर सकते इसको। और इसके साथ साथ जो इसकी कीमतों के साथ साथ जो लोड शेडिंग के हवाले से जो भी मामला थे, इस सख्त गर्मी के अंदर हमारा एक आम आदमी इतना टैक्स देने के बावजूद इस लोड शेडिंग को फेस कर रहा है, बिल भी दे रहा है, लोड शेडिंग भी फेस कर रहा है। मतलब ये अजीब ही सूरत हाल है। और फिर जो माशी सूरत हाल है वो कहाँ जा रही है? इंडस्ट्रियाँ बंद होनी शुरू हो गई हैं, ठीक है ना, जितने कारखाने बंद हो रहे हैं, वो बिजली का बिल ही पे नहीं कर सकते, उनको जो कॉस्ट है वो मीट ही नहीं कर सकते। तो किस तरह से वो अपने कारखाने चलाएंगे? लोग बेरोजगारी की तरफ जा रहे हैं, खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। तो ये इस वजह से अल्टीमेटली जमात इस्लामी जो है उसने सड़कों पर निकलने का फैसला किया है। हमने ये फैसला किया है कानूनी जद्दोजहद भी करेंगे, सड़कों पर जद्दोजहद भी करेंगे, और अगर हुकूमत इन औचे हथकंडों से बाज नहीं आती तो फिर ये हुकूमत गिराव तहरीक बन जाएगी। ये भी हम हुकूमत को मुतनब्बे करना चाहते हैं कि हाफिज साहब ने खुलकर ऐलान किया है कि अगर आपने हमारा आईनी और जमहूरी हक है एहतजाज करना, अगर आपने हमें नहीं करने दिया तो ये तहरीक तब्दील हो जाएगी। और अभी तो सिर्फ हमारा मुतालबा है कि महंगाई कम करो, बिजली की लोड शेडिंग खत्म करो और बिजली की कीमतें कम करो। हम इस पॉइंट एजेंडे पे बाहर आ रहे हैं। अगर इसको हमें रोकने की कोशिश की गई तो फिर हम जो है हुकूमत गिराव तहरीक चलाएंगे। अच्छा।
ठीक है। अच्छा, मौला बख्श सुमरो साहब से भी बात कर लेते हैं। मौला बख्श सुमरो साहब, पीटीआई बानी पीटीआई ने पैगाम दिया है और उन्होंने ये इल्ज़ाम भी लगा दिया है कि हुकूमत जो है वो चाहती है कि आवाम और पीटीआई और जो फौज है वो आमने सामने आ जाए। साथ साथ उन्होंने एक और जुमला भी कहा है, उन्होंने कहा है कि कौम जो है वो अगले इलेक्शन की तैयारी करे, नए इलेक्शन की तैयारी करे। तो आप समझते हैं कि मुतहम्मिल हो सकती है कौम नए इलेक्शन के लिए? 60 अरब अभी खर्च किए, अब इतना है ख़जाने में कि दोबारा से नए इलेक्शन का इनेकाद किया जाए, जबकि जो वजारत ख़जाना है उसके ज़राए का ये कहना है कि अगले वक्तों में, थोड़ा मुस्तकबिल में, आगे आने वाले वक्तों में हुकूमत के जो अखराजात हैं वो कर्ज लेके चलाने पड़ेंगे। सूरत हाल इतनी गंभीर है। देखिए, बहुत सारी चीजें आपने कह दी। इसमें ये कि जो खान साहब अगर अंदर, मैंने आपको सिनेरियो पूरा क्लियर किया है ना। देखिए, खान साहब जो अंदर है वो किसी कौम की खातिर तो अंदर है। उनने कौन सा जुर्म किया था? उनने हक की बात की, सच की बात की। उन्हें गुलामी नहीं, हमने गुलामी नहीं करनी। उन्हें हकीकत के तौर पे जो पाकिस्तान के हक में बेहतर था, आवाम के बेहतर में था, उसी चीज के लिए खड़े हुए थे ना। और खान साहब ने क्या किया? अभी खान साहब डील कर जाए, कल वो वापस वज़ीर आज़म बन जाए, तो वो डील करना ही नहीं चाहते। बात बड़ी क्लियर है। और अवाम ने 8 फरवरी को इतनी चीजें होने के बावजूद भी पीटीआई को जितना वोट दिया, शायद ही किसी पार्टी को इस तारीख में, इस क्या कहते हैं, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना वोट मिला होगा। ये कोई छोटा मोटा वोट नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी 10 पार्टी की जमात बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। यूके के पार्लियामेंट में बात होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही है। यूएसए में बात होती है, वोटिंग होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हुई। यूनाइटेड नेशन में बात होती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बात होती है। बात यह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतना इन लोगों ने जुल्म कर दिया है। एक छोटा सा बबल था, खुद इन लोगों ने इसको इतना बड़ा बबल बना दिया, वो सबके गिरबान पड़ेगा। लेकिन मैं कहता हूँ, खौफ करे उस दिन का जिस दिन इमरान खान बाहर निकले और इन सबका एहतसाब करे। इलेक्शन कमीशन कॉन्ट्रोवर्शियल, नैब कॉन्ट्रोवर्शियल, इनकी क्या अकाउंटेबिलिटी है? मैं नैब में एप्लीकेशन मूव करता हूँ, किसी के खिलाफ होता ही कुछ नहीं है। क्या नैब की है अकाउंटेबिलिटी? और सारे चोर चकार के सारे 1200 अरब रुपए के केस माफ करे उठा के इन लोगों ने उनको पंजाब की हुकूमत दे दी है। क्या पंजाब पाकिस्तान का कोई सूबा नहीं है? उठा के चोरों को मुसल्लत कर दिया, सारे केस माफ करके। हमारा वजीर आजम खुद एक चोर है, नैबजादा है, सारे केस उसके माफ कर दिए। में इन लोगों से बोला नहीं जाता, चाइना जाके इनसे बात नहीं की जाती। ये जाते दौरा करके वापस खाली हाथ आ जाते, मांगने भीग जाते, मिलता कुछ नहीं है। पहले कहते 24 अरब मिलेगा, फिर कहते 12 अरब मिलेगा, फिर कहते 6 अरब मिलेगा। एंड में जाके इनको 7 अरब IMF का कर्ज ही मिला, एड तो इनको कोई भी नहीं मिला। तो ये चोरों की हुकूमत बैठी किसने? तो पाकिस्तान का दिवालिया निकाल दिया। ये आए किस नारे से थे? ये महंगाई के नारे से थे, आके में महंगाई कर दी है। तो मैं ये समझता हूँ कि कौम इतना जाग चुकी है, इतना कौम में शऊर आ गया है। जो गैर सियासी बंदा था, जो कभी जलसे में नहीं जाता था, जो वोट नहीं देता था, वो तक सियासत में बात कर रहा है, वो तक सियासी बन चुका है। और वोट अपना कास्ट करता है इलेक्शन वाले दिन, उसको पता है कि उसने किसको वोट देना है, तो वो उसको वोट देता है। जो हमारे इत्तेहादी हैं, अब जमात इस्लामी हमारे इत्तेहादी बन गए, उन पर जुल्म शुरू कर दिया। महमूद अचलवी हमारे इत्तेहादी, उस पर जुल्म शुरू कर दिया। जो पीटीआई से हाथ मिलाता है उस पर वो हाथ डाल देते हैं। क्यों? ये बाकी चोर सारे जो है ये कोई दूध के धुले में है। अच्छा। तो ये कौम जानती है। मैं तो कहता हूँ इलेक्शन करें। अब यही बातें आती है कि खजाना नहीं है, पैसा नहीं है, बाहर के दौरों के लिए पैसे है, बाहर पे लैपटॉप लगवाने के लिए पैसे है, बाहर की जो चीज आपको चाहिए वो कराएंगे, गंदम चोरी है, हर चीज के लिए पैसे है। इन चीजों के लिए पैसे नहीं, इलेक्शन के लिए, जो कि अवाम का हक है। पहले जो इतना बड़ा डाका हमारा है ये अपना अवाम के है, इस पे वोट बैंक पे, उसका कौन एहतसाब करेगा? ये चीज जैसे साहब किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? ठीक है, यानी कि हर चीज पे तो पीटीआई में रगड़ा जाता है, बाकी तो सारी पार्टियां चोर बैठे हुए। अच्छा, ठीक है। मौला बख्श सुमरो साहब, बिल्कुल हम गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। हमारे साथ दूसरे गेस्ट भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका मौक़िफ़ जानेंगे। नाज़रीन, लेकिन वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, और गुफ्तगू के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले इस बात पर सुमरो साहब ये कह रहे थे कि पीटीआई के साथ कोई भी पार्टी जब आती है या उसका साथ देने की कोशिश करती है तो हुकूमत जो है वो उसके ऊपर क्रैकडाउन का आगाज़ कर देती है। बब्बर साहब से बात कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब, जो अभी सिचुएशन है, हम मुतहम्मिल हो सकते हैं इन एहतजाज या इन रैलियों के या जलसे जुलूसों के? मतलब आवाम तो वैसे ही बहुत ज़्यादा परेशान है, बड़ी फ्रस्ट्रेटेड है आवाम।
मेरा ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं हो सकते, और हुकूमत इस तरह चाह रही है कि ऐसा कोई प्रोग्राम बन जाए उनके कि फेडरल गवर्नमेंट उनकी चली जाए और पंजाब हुकूमत उनकी रह जाए, सूबाई सारी हुकूमतें रह जाएं, और वफाक में क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे, क्योंकि पीपल्स पार्टी उनको काफी ब्लैकमेल कर रही है, उनका ये ख्याल है टफ टाइम दे रही है, बहुत टफ टाइम दे रही है, जो बाज़ाहिर उनके साथ बहुत अच्छी लग रही है ना, फ्रेंडली, तो वो उनको काफी मुश्किल पेश आ रही है उनके साथ काम करने में। वो पंजाब में बहुत सारी ट्रांसफर पोस्टिंगें करवा रहे हैं जहां से उनके मामलात खत्म हो गए थे, तो पंजाब के मामले में कंप्रोमाइज नून लीग से होता नहीं है। फिर वफाक के बहुत सारी चीजें हैं, फिर जैसे सिंध की गवर्नरशिप है, बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिस पर पीपल्स पार्टी इस वक्त बड़े जबरदस्त विकेट के दोनों तरफ नहीं, तीनों चारों तरफ खेल रही है। उसके जमात इस्लामी से भी मामलात अच्छे हैं, उसके पीटीआई से भी अच्छे हैं, नून लीग से भी अच्छे हैं, ऑलराउंडर बन गई है, अच्छे होने चाहिए उनसे तो वैसे ही अच्छे चल रहे हैं। अच्छा, कल तो मुराद अली शाह साहब ने वजीर आजम बिलावल भुट्टो के नारे भी लगवा दिए जब वो घरों की तामीर के सिलसिले में वहां पहुंचे। वो तो एक खैर ख्वाहिशें हैं, मेरे को तो नहीं लगता कि खैर बिलावल भुट्टो अभी वजीर आजम बनने जा रहे हैं फौरी तौर पर, कोई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के बारे में इसलिए ये राय थी, बहुत से लोगों का ख्याल था कि नवाज शरीफ साहब अब चूंकि पार्टी के सरबराह बन गए और वो हो सकता है कि अगर मामला स्मूथली चलते रहे तो वो वजीर आजम बनने के भी ख्वाहिशमंद हो सकते हैं, और वजारत आला वैसे ही उनकी बेटी के पास है। तो शहबाज शरीफ साहब ने, ऐसा कहा जा रहा है कि मामला ऐसे डिस्टर्ब कर दिए कि इस पोजीशन पे पॉसिबल ही नहीं है कि असेंबली के अंदर कोई चेंजिंग लाई जा सके, कि ये भी कुछ माहिरीन तो ये भी कह रहे हैं कि हुकूमत खुद चाह रही है कि ऐसे हालात हो जाएं, तो वो मजलूम बन जाए ना, ताकि वो कहें कि भाई हमारी हुकूमत खत्म हो गई, हमने तो सब कुछ कर दिया था, डिफॉल्ट से निकाल दिया था, हमने ये कर दिया था, हम तो चाइना से इन्वेस्टमेंट ला रहे थे। तो इसका मतलब है शेख रशीद साहब जो कह रहे हैं कि हुकूमत खुद चाहती है कि अवाम सड़कों पे आ जाए, वो दुरुस्त कह रहे हैं। शेख रशीद तो एक पॉलिटिशियन है, उनकी बात को तो मैं सेकंड नहीं कर सकता, लेकिन काफी हद तक हुकूमत चाहती है कि अगर नहीं चल रही तो ठीक है, नहीं चले, लेकिन हम खुद से नहीं छोड़ेंगे, हमें निकाल दिया जाए फिर कान से पकड़कर। लेकिन दूसरे इलेक्शन होना अभी पॉसिबल नहीं है, ऐसे हालात नहीं है मुल्क में। आपने देख रहे रीजन की हालात, बांग्लादेश के हालात आपने देखे, इंडिया में क्या हो रहा है, श्रीलंका में क्या हुआ, देखा श्रीलंका में क्या हुआ था, खुद यूएस में भी क्या हो रहा है। ऐसा कभी हुआ है कि जो जीता हुआ कैंडिडेट हो, जो प्रेसिडेंट बन चुका हो, उसकी नॉमिनेशन वापस लेनी पड़ी हो, और जो एक हारा हुआ हो ट्रम्प, उसको मतलब उसकी पार्टी ने नॉमिनेट किया, ऐसा पूरी दुनिया में नहीं हुआ। ऑल ओवर दी वर्ल्ड आवाम में शऊर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्यों अजीम अनवर साहब? देखिए, और दूसरा ये भी आप बताइए कि ये जो आपका एहतजाज है, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत के खिलाफ है या सूबाई जो हुकूमतें हैं, क्योंकि आपकी तो किसी सूबे में हुकूमत नहीं है, तो उनके खिलाफ भी है, या वो अगले मरहले में? देखिए शुमाइला, मैं आपके सवाल से आपको जवाब दूं पहले जी जी कि देखें, अब पहले जो प्रिंट मीडिया है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसको गवर्नमेंट अपने सूख इस्तेमाल करके और उस पर पाबंदियां लगा के और चीज़ों को छुपाया करती थी और लोगों को असल हकीकत नहीं पता चलती थी। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया का दौर है, एक टेक्नोलॉजी जो है वो लोगों के पास मौजूद है, बच्चे के पास मोबाइल फोन मौजूद है। अब वो जो हकीकत छुपाना मुमकिन नहीं है। अगर ये फॉर्म 47 के नतीजे में ये हुकूमत जो है वजूद में आई है और जो लोग भी इसके जो पीछे मैनेजर्स हैं जिन्होंने इस पूरी फॉर्म 47 की गवर्नमेंट को मैनेज किया है, चाहे वो MQM हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो और चाहे वो नून लीग हो, ये तीनों जो है बिलखुसूस जो है ये इसकी जो है बेनिफिशरी है फॉर्म 47 की। और ये बच्चे को पता है, बच्चे की जबान पर है क्यों है, क्योंकि आज जो है सोशल मीडिया से कोई बात छुपी नहीं है। अगर इलेक्शन में पहले प्री पोल रिगिंग हुआ करती थी, अब जो है पोस्ट पोल रिगिंग होती है। आप फॉर्म 45 में कोई और जीता है, फॉर्म 47 में कोई और जीता है। तो जमात इस्लामी का एक तो वाज़ेह मौक़िफ़ ये है कि देखिए हम दूसरे इलेक्शन के मुताबिल हम अरबों रुपए खर्च करते हैं इलेक्शन के ऊपर, तो दोबारा आमिन के इस इलेक्शन प्रोसेस जो बहुत सारी जमातें मुतालबा कर रही हैं कि दोबारा से री इलेक्शन करवाया जाए, तो जमात इस्लामी इसकी कतई जो है हिमायत नहीं करती। बल्कि जमात इस्लामी का मौक़िफ़ ये है कि जो फॉर्म 45 में जीते हुए उम्मीदवार हैं उनको हुकूमत दी जाए, उनका हक है। अगर अवाम ने गलत फैसला किया है तो नेक्स्ट टाइम वो सही फैसला खुद करेंगे। लेकिन खुदारा इस जो जमहूरियत का प्रोसेस है, जो सिस्टम है, उसको चलने तो दें। आप तो किसी को चलने नहीं देते, कभी कोई महबूब होता है, कभी कोई मातूब हो जाता है। आज PTI मातूब हुई है, माजी में वो महबूब थी। आज नून लीग जो महबूब हुई है, माजी में वो मातूब थी। तो ये म्यूजिकल चेयर जो है कब तक चलता रहेगा?
तो ये देखें, ये अवाम का हक है कि अवाम अपनी मर्जी से चाहे वो किसी भी जमात को वोट दे, रिगार्डलेस उसको एक्सेप्ट करे, खुदा का वास्ता। और ये जितनी भी इसके मैनेजर्स हैं जो इसको मैनेज करते हैं, जब तक ये पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन नहीं होगी हमारे मुल्क में, सियासी स्टेबलाइजेशन नहीं होगी, जमहूरियत पर जब तक ये शबखून मारना बंद नहीं किया जाएगा, हमारा मुल्क इस क्राइसिस से नहीं निकल सकता, चाहे आप 50 इलेक्शन और करवा दें। तो अभी आई मीन फॉर द टाइम बीइंग द ओनली राइट सोल्यूशन दैट जमात इस्लामी एंड हाफिज नईम उर रहमान इज प्रपोजिंग कि भाई जो फॉर्म 45 के उम्मीदवार हैं उनका हक है, चाहे वो जिस पार्टी से, पार्टी ए से ताल्लुक हो, पार्टी बी से ताल्लुक हो, ये उनका हक है, आप उनको हुकूमत दे दी जाए, कोई री इलेक्शन नहीं। ठीक है, अब आप जुल्फिकार साहब के सवाल का जवाब अब जो दूसरा सवाल देंगे, अगर आप सूबा सिंध की बात करें तो हमने जो है, जो अगर मुर्तजा वहाब को या जो इनकी बल्दियाती हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, अगर एक्सपोज किया है तो वो तो जमात इस्लामी है ना, कि जिन्होंने इनको इनके चेहरों से इस बल्दियाती इंतखाब जो कराची में एक मजाक हुआ कि जो 130 सीट रखने वाली जमात है वो जीत गई और 164 170 सीट वाली जो जमात है वो उसका मेयर नहीं बनता। तो पूरी ये तो जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने इनको पीपल्स पार्टी को पूरे पाकिस्तान में एक्सपोज किया, और इनका जो ख्वाब था कि बिलावल साहब जो है, बिलावल इज गोइंग टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उस ख्वाब को जो सबसे हाफिज साहब यही कह रहे थे कि ये जब आप अपने सूबे सिंध के अंदर इस तरह के इलेक्शन करवाएं तो क्या आप पूरे पाकिस्तान, तो हमने तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक्सपोज किया है। तो हम तो चाहे देखें जुल्म कहीं भी हो, आई मीन बर्बरियत कहीं भी हो, और कहीं पे भी जमहूरियत का इस्तेहसाल जमात इस्लामी ने हमेशा आवाज उठाती रहेगी। ठीक है, ठीक है। मौला बख्श सुमरो साहब से भी बात कर लेते हैं। मौला बख्श सुमरो साहब, ये जो जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है या पीटीआई एहतजाज कर रही है, कहना तो कुछ माहिरीन का ये है कि सिर्फ बिजली के बिल ही इस हुकूमत को गिराने के लिए काफी है, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप समझते हैं ऐसा? महंगाई कहां से कहां पहुंच गई और बिजली बम अभी फिर गिरने वाला है। देखिए, पीडीएम जब पिछली बार भी आई थी तो ये खुद ही अपने करतूत की वजह से मेरा कहने की ये हालत हो गई थी कि टाइम पे इलेक्शन ही करा सकते। इतना लंबा केयर टेकर कभी जिंदगी में पाकिस्तान में नहीं आया जो इनके दौर में आया था बाद में। और वो केयर टेकर ने भी इलेक्शन तब जाके करा है जब उनकी पूरी कार्रवाइयां मुकम्मल हो गई थी कि किस तरह पीटीआई की पॉपुलैरिटी को और पीटीआई के कैंडिडेट के साथ तावन करेंगे, उनको हराने में पूरा ये किरदार अदा करेंगे इलेक्शन कमीशन को। और मैं कहना नहीं चाहता, कई इदारों को मिला के इन लोगों ने जो अवाम की पार्टी थी उनको मतलब मैदान से हटा दिया। कई कैंडिडेट हमारे इस तरह के थे कि वो इलेक्शन ही लड़ पाए। इतनी इन लोगों ने ज्यादती की, ये तो अल्लाह की तरफ से करनी होगी। लोगों ने हिम्मत नहीं आ रही कि आखिरी दिन तक खड़े रहे। यानी कि मैं खुद अगर इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार था, यहाँ से इनकी धमकियां नहीं खत्म होती थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इन लोगों ने जो इतनी जोर जबरदस्ती करके पूरी ऑपोजिशन को क्रश करके एक पाकिस्तान की इतनी बड़ी जमात को क्रश करके इन लोगों ने हुकूमत ले लिया, वैसे हुकूमत भी नहीं चलाई जा रही। अब ये किसको अपना कसूरवार ठहराएंगे? ये अब भी पीटीआई को ही ठहराएंगे? ये आए किस लिए थे? सारे चोर इकट्ठे हो गए, सारे के महकमे केस खत्म हो गए। अभी लाहौर हाई कोर्ट को बड़ी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि पीटीआई को बड़ा रिलीफ मिल रहा है अदालतों से। देखिए, बात ये ना, मैप के केस इन पे थे, वो खत्म हो गए, ये वहां से बच गए। इलेक्शन कमीशन की सारी इन लोगों ने वायलेशन की है। बैलेट पेपर इलेक्शन से 2-3 रात पहले सारे बाहर निकल गए, वो इनको मिल गए, इनके सारे कैंडिडेट जीत गए। इन लोगों ने पूरी सिंध की ब्यूरोक्रेसी को तबाह कर दिया। किसी आम बंदे का ब्यूरोक्रेसी में बिना पैसे का काम ही नहीं होता, सबको पता है, झूठ कैसे बोलना। अब यहाँ के हाथ की सूरत हाल देख लें, पीटीआई कल एहतजाज करने जा रही है, लोगों ने घर पे छापे लगाना शुरू कर दिए। यह बेशर्मी की हद होती है। आप बात करते हो जमहूरियत की, किरदार आपका पूरा मार्शल से कम नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि थोड़ा अपना गिरबान देखें, अवाम भी आपको देख रही है। ये कई मुल्कों में आप लोगों के ऊपर बातें होना शुरू हो गई, ओवरसीज पाकिस्तानी आपसे हट गया, लोगों ने पैसे मुल्क में वापस भेजना बंद कर दिया है। सुमरो साहब, आईपीपीस के मामले को कैसे आप देखते हैं? किसके मामले को जी? आईपीपीस के मामले को। उनको मतलब क्या, उसमें क्या देखना है? बचा क्या मैंने देखना है जी? उसमें बचा क्या, देखना क्या? अच्छा आवाम तो ये कह रही है कि आईपीपीस ने कौम का खून निचोड़ लिया है। मैं कहता हूँ इन लोगों में उम्मीद कौन सी है? कोई उम्मीद ही नहीं है। ये किसी की कोई भी क्राइसिस आ जाए इस मुल्क में। अभी नासिर हुसैन शाह साहब ने ये कह दिया है कि जी आईपीपीस का जो मुआहिदा है उसे मनसूख करें और नया मुआहिदा करें आईपीपीस के साथ। देखिए, पहले भी आईपीपीस के साथ नहीं वायदे किए थे, हमने तो नहीं किए थे। आईपीपीस तो इनके दौर में आए थे ना, इन लोगों ने लाइसेंस दिए थे ना, ये इनकी हुकूमत ही थी। ये बिजली का मसला भी तब था, ये ट्रांसमिशन लाइन का मसला भी तब था। आपकी आवाज सुमरो साहब काफी कम आ रही है, बहुत आपकी बात कुछ समझ नहीं पा रही मैं। अभी बेहतर है जी? जी जी, ठीक है,
जी कहिए, क्या कह रहे थे आप? देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले जो इनकी हुकूमत आई है, कोई पीपल्स पार्टी की पहली बार तो हुकूमत नहीं आई है। मैं समझता इनकी 8वीं या 9वीं हुकूमत आई है। नून लीग की भी कोई पहली बार हुकूमत है। इस बार तो ये सारे इकट्ठे होकर आए हैं। इनके पास एक्सपर्टीज ज्यादा होनी चाहिए थी ना क्राइसिस को डील करने के लिए। ना ये कोई क्राइसिस को डील कर सकते, ना ये क्राइसिस का खात्मा कर सकते, ना ये हुकूमत चला सकते, ना ये पुलिस का कोई तरीके का दुरुस्त कर सकते। सुमरो साहब, तो क्या आप समझते हैं कि अगर बिलफर्ज भाई अगर हुकूमत गिरती, आपकी सीटें ज्यादा होती हैं और आप अपनी सीटें अभी ऑपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन अब हुकूमती बेंचेस पर आप आ जाते हैं, तो आप इन तमाम मामला जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है पाकिस्तान की, इसको आप कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, बात ये कि जब तक अवाम और जमहूरियत यहाँ पे काम नहीं करेगी, पाकिस्तान का जो मुस्तकबिल है वो खुशहाल नजर नहीं आ सकता। इस तरह जो इन्वेस्टर होता है वो तब इस मुल्क में पैसा लगाता है जब देखता है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मुल्क में है, यहाँ पे कोई कानून की कार्रवाई है। जब वो देख रहे हैं कि मुल्क में कोई है ही नहीं, यहाँ पे जंगल का कानून है, अदालतों में फैसले नहीं हो पा रहे, उनको हक की चीजें नहीं मिल रही, हुकूमत तावन नहीं कर रही, चोरी आम लगी हुई है, करप्शन चल रही है, सारे चोर टिके जो पार्लियामेंट तक पहुंच गए, कोई एक क्राइटेरिया, कोई एक मेरिट राय नहीं है। हर कोई जो है, कोई ठेकेदार करप्ट होगा उसको उठा के पार्लियामेंट में डाल देंगे, कोई चोर करप्ट होगा उसको उठा के पार्लियामेंट में डाल देंगे। सजाएं होती नहीं है, कानून की कोई बालादस्ती है नहीं। कानून की बालादस्ती पीटीए के सबसे पहली प्रायोरिटी है। हम चाहते हैं कि कानून है, कानून का एहतराम हो, उसकी बालादस्ती हो। चाहे हम कानून तोड़ते हमें सजा दें, ठीक है, चाहे ये तोड़ते उनको सजा दें। या तो सजा का सिस्टम ही खत्म हो गया, या तो ये जो आजाद बोले उसको जेल में डाल दो, जो सच बोले जेल में डाल दो, जो गुलाम ना बने उसको जेल में डाल दो, जो हमारे अलावा खुद की सोच पैदा करे उसको जेल में डाल दो। खान का क्या कसूर है? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे ज्यादा इज्जतदार और सबसे मशहूर पाकिस्तानी कौन है? उसको आपने कैद कर दिया। इस मुल्क के लिए वर्ल्ड कप लाया, शौकत खानम लाया, नमन लाया, वजीर आज़म बना, पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उन्हें अपना जाके अपना यूरोपीय यूनियन में जाके उन्हें हक की बात की, रेजोल्यूशन पास कराया। इनका वजीर आज़म अभी का मौजूद है, ये कहीं ना बोलने के जोगा है ना कुछ करने के जोगा है। तो मुझे तो इन लोगों में कोई उम्मीद नहीं है। मैं तो समझता पाकिस्तानी कौम जो है उनको शऊर आना शुरू हो गया, वो जागना शुरू हो गए। ठीक है, मैं तो नहीं समझता कि कोई इलेक्शन होगा और हम इलेक्शन से भागेंगे। ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, ठीक है। अब और ये अभी भी भागेंगे। जी मौला बख्श सुमरो साहब, वक्त कुछ अब मुख्तसर रह गया है। मैं जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब से बात करना चाहूंगी। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब, कैसे देख रहे हैं? महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, आवाम बेबस नजर आ रही है, बिजली के बिल, अब फिर बिजली बम गिरने वाला है, तो आप देख रहे हैं कि हुकूमत कहीं पर हुकूमत का जो स्टेबिलिटी है वो शेक हो रही है? देखिए, अगर आवाम की सतह पर अभी तक कोई एहतजाज नजर नहीं आए बड़ा, सियासी पार्टियां अपने तौर पर कर रही हैं, जैसे जमात इस्लामी है, उनके कारकुनान, मार्केटें बंद हो रही हैं, मॉल बंद हो रहे हैं। मेरी बात सुनिएगा, आप बात को समझे, आवाम अभी निकली नहीं है। जब अगर आवाम शोर नहीं मचा रही है ना, ये इसका मतलब आप समझे कि बहुत ज्यादा खतरनाक इनकलाब आ रहा है, क्योंकि इश्यूज तो बहुत ज्यादा सीरियस किस्म के हैं। अच्छा। लेकिन अगर देखो आपकी कोई बात मुझे बुरी लगती है और मैं आपको कह देता हूं, तो इसका मतलब ये कि मुझे कम बुरा लगा है। लेकिन अगर मैं आपको वो चीज नहीं कहूं तो आपको वो जमा होती जाएगी, तो वो एक फ्रस्ट्रेशन आवाम में जमा हो रही है। यहाँ पर लोगों के घर तबाह हो रहे हैं, लोग अपना जेवरात बेच बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं, और अपनी जो बच्चियों की शादियों के जहेज के लिए रखे हुए थे पैसे, वो देकर बिजली के बिल भर रहे हैं। ये कितने अरसे दे सकेंगे? जो 25,000 रुपए कमा रहा है उसके घर पे बिल 40,000 रुपए का आ रहा है। तो मतलब अवाम मुतामिल हो ही नहीं सक रही, वो इस वक्त कंफ्यूज है कि करें क्या, और असल में उनको भरोसा नहीं है किसी पार्टी पर। जिस दिन, और ये बहुत खतरनाक तहरीक होती है कि जिसकी कोई क़यादत ना करे। अभी जमात इस्लामी का एहतजाज हो रहा है बिलफर्ज इस्लामाबाद में, अभी नेगोशिएट हो जाते हैं हाफिज नईमुर रहमान साहब से किसी भी मतले पर, मतलब उनके मुतालबात मान लिए जाते हैं, एकदम स्मूथ हो जाएगा सब कुछ, एक कयादत है ना। लेकिन अगर खुद से आवाम निकलती है तो उसकी कोई कयादत नहीं होती, और बहुत ही वो खतरनाक सूरत हाल पूरे मुल्क के लिए होती है। और उस दिन से सबको मेरा ख्याल है कि डरना चाहिए, वो करीब पहुंच रहे हैं हम उसके। ठीक है, आप जी आईपीपीएस के हवाले से मैं आऊंगे। 8,000 अरब रुपए अब तक जो है ना पाकिस्तान हुकूमत आईपीपीएस को पे कर चुकी है। अभी तक इस वक्त जो आईपीपीएस की जो बिजली बनाने की जो कंसिस्टेंसी है वो इस वक्त 40 से 42,000 मेगावाट है। पाकिस्तान की टोटल नीड 30,000 मेगावाट की है,
और हम ये नीड जो है 17,000 की पहुंच जाती है, यानी 40-42 हज़ार आपके पास एनर्जी मेगावाट मौजूद है। उसके बाद भी मुझे बताएं पाकिस्तान मुल्क में लोड शेडिंग हो रही है और बिजली का बिल जो है कम होने के बजाय हम जो बंद IPPs हैं हम हर माह अरबों रुपए, मतलब ये कौन सा कानून है, कौन सा मुआहदा है? तो हमारा मुतालबा है कि इस मुआहदे को सामने लाया जाए, तमाम IPPs का एक फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए। वो भी इतना बड़ा स्कैम हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ जो बिजली के नाम पे लिए जा रहा है। दूसरी बात मैं आपसे करूंगा कि देखिए अभी भी खबर आई है कि जो जमात इस्लामी का जो हेड क्वार्टर है मंसूरा, उसको पुलिस ने जो है घेरे में ले लिया और वो कोई कार्रवाई करने वाली है। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से जो है जमात इस्लामी का पैगाम देना चाहता हूं कि देखें इन औचे हथकंडों से आप जमात इस्लामी को नहीं रोक सकेंगे और ये हम अपने मुतालबात पर अटल हैं। हम इस एहतजाज का दायरा अगर आपने हमें वहां कट डाउन करने की कोशिश की पूरे तो पाकिस्तान में फैलेगा और ये तहरीक मैं आपको बता रहा हूं कि ये तहरीक जो है हुकूमत गिराओ तहरीक बन जाएगी, फिर इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा। अभी हमारा मुतालबा सिर्फ महंगाई और बिजली की हद तक है, फिर ये तहरीक हुकूमत गिराओ तहरीक बन जाएगी। मौला बख्श सुमरो साहब, लास्ट मिनट है, जल्दी से वन लाइनर कोई मैसेज देना चाहें, कोई तजवीज देना चाहें तो जल्दी से दे दीजिए। देखिए वन लाइनर इतना ही है, ये जो मर्जी कर लें, जितना मर्जी कर लें, इनको ये पता होना चाहिए कि इस मुल्क में फिर से जमहूरियत आनी है। ये लंबा नहीं चल सकते। ठीक है, ये लोगों ने बाहर निकलना है, ये नहीं कि ये समझते कि लोग बाहर निकलेंगे नहीं, लोग बेवकूफ है। लोगों में शऊर आ गया, लोगों को पता है उनके वोटों पे टिकट हो चुकी है। ठीक है, ये मेरा सुप्रीम कोर्ट ने मसला हल करना है। जी बहुत शुक्रिया मौला बख्श सुमरो साहब, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार अली बब्बर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए बहुत शुक्रिया। अज़ीम अनवर साहब आपकी तशरीफ आवरी के लिए। नाज़रीन, IPPs का जो ड्रैकुला है वो पाकिस्तानी कौम का सारा खून पी चुका है। एक यूनिवर्सिटी अगर बात करें तो तकरीबन 5 अरब रुपए से बनती है, एक हाई स्कूल 5 करोड़ से बन जाता है, जबकि एक साल में IPPs को बिजली खरीदे बगैर 1,929 अरब रुपए की पेमेंट की गई है। इस खतीर रकम से 360 यूनिवर्सिटियां बनाई जा सकती थी, जबकि 38,600 स्कूल बन सकते थे इस रकम से। बहैसियत एक कौम हम कहां खड़े हैं, सोचिएगा जरूर। इसी के साथ शुमाइला नवाज को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।